हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार ओझा लेकर के आया हूँ फिर से एमसीक्यू जो कि सीटेट, जेटेट और जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सीटेट और सारे जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो लेकर चलते हैं आज के क्वेश्चंस में, जो कि काफ़ी मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे रहें। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? वो आंसर है कर्ट लविन ने। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम हमने बताया था कि अधिगम 8 तरीके से होते हैं और इनका जो सबसे पहले सिद्धांत श्रेणी क्रम का है वो रॉबर्ट गेने ने दिया था। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वो है, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक हैं? आंसर है संज्ञानवादी। याद रखेंगे दोस्तों, दो तरह के वादी मतलब संप्रदाय होते हैं, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी। तो कुछ वैज्ञानिक व्यवहारवादी थे, कुछ वैज्ञानिक संज्ञानवादी थे। इस पर एक मैंने वीडियो बनाया हूँ, संज्ञानवादी और व्यवहारवादी के बीच दोनों के डिफरेंस क्या हैं, आप डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे प्लेलिस्ट में देख लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो आंसर होगा 8 भागों में। जैसे संकेत अधिगम है और सारी कुछ बहुत सारे अधिगम हैं, तो उस तरह से हम लोगों को शास्त्रीय है, आप लोगों को ये 8 भागों को याद रखना है। तो रॉबर्ट गेने ने ये 8 भागों में बांटा था सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चंस में। वो ये है कि रॉबर्ट ने अधिगम के अनुसार निम्न स्तर कौन सा है? रॉबर्ट गेने के अनुसार जो अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो निम्न स्तर संकेत अधिगम है और ये संकेत अधिगम जो है सबसे निम्न स्तर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में। उसमें लिखा है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर कौन सा है? अगर निम्न स्तर है तो उच्च स्तर भी होगी, तो उच्च स्तर में समस्या समाधान अधिगम है। नंबर 7 क्वेश्चन है, देखेंगे कि रॉबर्ट के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? मन में क्वेश्चन आता है कि अधिगम पूर्ण रूप से कब हो जाती है? पूर्ण। तो 12 वर्ष के उपरांत बालक का अधिगम पूरा हो जाता है, क्योंकि वो समस्या का समाधान करने योग्य हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो है पेवलोव ने दिया था। 8वां नंबर हो गई। 9वां की ओर बढ़ते हैं। पेवलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? पेवलोव व्यवहारवादी के सिद्धांत और ये संप्रदाय के थे। व्यवहारवादी जो ये व्यवहार को देख करके जो सीखता है, अंतःक्रिया करती है, वो उसको व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में और जानने के लिए संज्ञानवादी और व्यवहारवादी पर बने हुए वीडियो को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत का कार्य करता है? डमरू पर हम लोग देखें हैं कि अक्सर हमारे चौक चौराहे पर डमरू बजते हैं तो बंदर नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये नाचना जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है उसका सही शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर। वो एक ये क्वेश्चन है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर ने। आंसर है इसका कोहलर ने। आप लोग पढ़े होंगे कि इन्होंने बहुत सारा प्रयोग बंदरों पर किया था। तो इनका एक प्रमुख जो था बंदर था, और बंदर को कभी पिंजरे में बंद करते थे, कभी कुछ इस तरह से इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े थे बुक में। तो सुल्तान नाम का चिंपांजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कोहलर का प्रयोग में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि कोहलर किस संप्रदाय के थे? तो यहाँ पर संज्ञानवादी बता ही दिए थे कि हम लोगों का 2-3 संप्रदाय के हैं, वैज्ञानिक भी थे।
तो हर वैज्ञानिक का अलग अलग मत था और अपना अपना ये समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से समझाया था और काफ़ी इनका सहयोग हुआ है हमारे शिक्षा जगत में। तो आगे फिर से बढ़ते हैं नंबर 14 में। वहाँ पर कहता है कि मानसिक रूप से मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनको सीखने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ये समझ सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत सबसे उपयोगी होती है कौन सा? जो मंद अल्प बुद्धि के होते हैं उन बालकों को सीखने में सहयोग होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जन्म के समय शिशु रोता है क्यों? अच्छा, बता सकते हैं या पता भी होगा आप लोगों को कि जब भी बच्चे जन्म होते हैं उनके तो किलकारियाँ सुनाई देती है। तो ये इसलिए सुनाई देता है कि वातावरण का परिवर्तन अचानक से हो जाती है। वो किसी और वातावरण में थे और हमारे वातावरण में संपर्क में आने के बाद उनका जो रोना होता है वो रोते हैं, उनकी आवाज़ें होती है। और इसी पर एक हमने बनाया था कि भाई ये उदासीन नेचर के होते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुछ चीज़ों को हम लोगों ने जो मानना था और जो वैज्ञानिक ने बोल के गया था उस पर पूछता है कि यह किसने बोला, वह किसने बोला, ये किसने कब बोला। तो हम लोगों को याद रखना होगा कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा था दोस्तों। और आप लोग जैसे कि कह सकते हैं कि हमारे वीडियो में आपको 15-16 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट में आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि पढ़ने की लालसाता जग जाएगी कि अगर हम देखते हैं कि हमारे निचोड़ क्या आती है, हमारे अंदर कितनी क्षमता था क्वेश्चन को जानने के लिए, ऑप्शन बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन हम दें तो हम इस टॉपिक को पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो इस तरह से मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा और फ़ायदा ये है कि लोगों के अंदर एक लालिता जन्म जाती है कि नहीं हमें पढ़ना है और हमें इस टॉपिक को, इस सेक्टर को छूना है क्योंकि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये भी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और दोस्तों सीटेट की आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए क्योंकि हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस तरह से जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। मेरा आने वाला 2-3 वीडियो कई वैज्ञानिक के जो सिद्धांत दिए थे उनका जो सारे कुछ निचोड़ है और उनका टॉपिक वाइज हम पढ़ाना शुरू करेंगे और इस पर जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।